तो सर ब्लैक फंगस होता क्या है और ये कैसे आता कैसे है शरीर में? फंगस क्योंकि हमारा जो चेहरे का स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से बड़ा जुड़ा हुआ है। हमारा पूरा चेहरा देखा जाए तो नाक है। लोग कहते हैं कि बस जुकाम हो रहा है तो नाक में उल्टी करो, गरम सा सरसों का तेल डाल दो, कान में सरसों का तेल डाल दो, ठीक हो जाएगा। ये तरीका भी ठीक होता है? हम डायग्नोसिस बताते तो सभी लोग अब ज्ञान बांटने चले आएंगे। हाँ, इसमें ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, पर वो डायग्नोसिस बनाएगा कौन? बीमारी पूछो क्या है तो ना उनको पता, ना मरीज को पता, ना डॉक्टर को पता। वैसे रूटीन में अगर मान लीजिए किसी को खांसी हो रही है, 2-3 दिन से खांसी हो रही है, उस स्थिति में कोई कफ सिरप लेना चाहिए, नहीं लेना नहीं, चाहिए? देखिए सिंपल सी मैं बताऊं, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है मेडिसिन की। हमारी जो शरीर है वो खुद एक मेडिसिन है। अच्छा, जो लोग 20 AQI 20 पे रहते होंगे जिन देशों में और जो हमारे यहाँ देश हैं, इनमें बेसिक हेल्थ में कितना अंतर होता होगा उन देशों बहुत में? अंतर है। हम क्या? बीमार है, हर आदमी दवाई ले रहा है। हमारे कीटाणु खा पी के मस्त हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं कि वो आम आदमी की रीच से बाहर चली गई हैं। ये बात सच है। क्या करे गरीब आदमी, क्या करे? इस पे गरीब आदमी नहीं, सरकार काम करे। आज की डेट में पेशेंट्स और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच भयानक फाइट है। रीजन ये है कि पेशेंट जाता है, कहता है इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा नहीं देती है। बट ये तो इंश्योरेंस कंपनी भी सोच के नहीं होगी। और मैं आपको बताऊं कि जो आयुष्मान योजना है जो गवर्नमेंट ने चालू करी थी, उसमें डॉक्टर साहब 20 साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए और आप वेदांता में आप डायरेक्टर हैं। लोग कहते हैं कि आप लोग भी बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाएं जानबूझ के लिखते हैं क्योंकि जो दवा कंपनी होती है वो बड़ा फ़ायदा पहुंचाती है आप लोगों को। ये आरोप सही है क्या? देखिए, कोई भी डॉक्टर भगवान खुदा नहीं है। लोग डर गए, डरा हुआ माहौल आप देख रहे हैं, रोज होता है कि ये हॉस्पिटल ने लूट लिया, या ये डॉक्टर ने मार डाला, या ये एक्चुअली एक पेशेंट ये सिस्टम क्रिएट करता है और 10 पेशेंट्स उसका नुकसान भुगतते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो आपकी हेल्थ होती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप खुश रहेंगे तो सारी दौलत आपके पास रहेगी। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी बीमारी होती हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर देते हैं और वो बहुत विकराल रूप बन जाती हैं। पहले मैं आज इस पॉडकास्ट में जिस शख्स से मिलवाऊंगा उनके बारे में मैं थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहता हूँ। हुआ ये था कि मेरी वाइफ को जुकाम था, जुकाम लंबा चला गया और हम लोग जैसे एज यूजुअल होते हैं कि जुकाम को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि अरे ठीक है गर्म पानी पी लो, लेकिन 20-25 दिन जुकाम बढ़ गया। तो मैं एक मशहूर डॉक्टर जिनके मैं अभी आपकी परिचय कराऊंगा, मैं उनके पास में गया और जब उन्होंने एक्सरे कराया और जो बताया तो मेरे होश फाख्ता हो गए। वो जुकाम के नसें जो थीं वो उसकी वजह से आधा दिमाग में वो फैल चुकी थी। जब एक्सरे दिखाया उन्होंने और ये कहा कि अगर 1-2 दिन और होता तो शायद पैरालिसिस हो जाता। आप कल्पना करेंगे, आप छोटी छोटी बीमारियों को नज़रअंदाज करते हैं लेकिन वो कितना बड़ा रूप लेती हैं। तो मुझे लगा कि आज आपको इस तरह की सारी बीमारियों के लिए मैं आज एक ऐसे लखनऊ के सबसे चर्चित डॉक्टर से मिलवाऊं जो आपको बता सकें कि कुछ भी चीज़ छोटी नहीं होती। तो मैं आपको परिचय करा रहा हूँ, वेदांता में ENT के डायरेक्टर हैं। बहुत पुराने 20 साल से वो ज़बरदस्त लोकप्रिय हैं लखनऊ में। नाक कान गला कोई समस्या हो तो डॉक्टर मनोज मिश्रा से मिलिए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। संजय जी। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको बुलाऊं, मैं किसी दिन आपसे बातचीत करूं। और मैंने तो दर्शकों को बताया, केवल अपनी पत्नी को बताया, मेरे बेटे का और मेरे एम्प्लॉइज़ का भी आप लोगों ने ऑपरेशन किया। सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि सबसे सेंसिटिव बात थी, केवल जुकाम था पत्नी को और वो जुकाम आपने जो फंगस दिखाई कि वो दिमाग तक पहुंच गया था। तो कोई जो साधारण जुकाम होता है लोगों को कई बार 15-15 दिन तक ठीक नहीं होता, ये था क्या, बीमारी क्या थी जो फंगस के रूप में दिमाग में चली गई थी? एक्चुअली फंगल साइनोसाइटिस बोलते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस। बेसिकली पहले तो पता ही नहीं चलता था, लेकिन आप याद करिए कोरोना के समय एक ब्लैक फंगस बड़ा फेमस हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ और हम लोगों ने उस समय भी एक बार बात करी थी। तो वही था। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं या स्टेरॉयड डिपेंडेंट पेशेंट हैं या जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम रहती है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ बोलते हैं उसको, उसमें ये फंगस डिजीज़ आ जाती है और ये धीरे धीरे हमारे आँख से लेके हमारे ब्रेन तक पे पहुंच जाती है। और सिम्टम्स बहुत कुछ नहीं रहते हैं, नाक बंद होना, जुकाम होना, गले में कॉफ आना। जैसे जैसे सिम्टम बढ़ेगा फिर चेहरे में सूजन, आँखों में सूजन, आँखों के पास सूजन, दर्द होना शुरू होगा, बुखार होना शुरू होगा। तो ये सिम्टम्स वैसे ही हैं जैसे आम जुकाम होता है और
हर आदमी सोचता है कि होगा, अभी कुछ सीजनल है, कुछ वायरल है, ठीक हो जाएगा, बट ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो बेसिकली अगर पेशेंट डायबिटिक है तो ये बहुत ज़्यादा है। और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि मैंने 2-3 बच्चे ऑपरेट किए जो 10 साल से कम के हैं। 10 साल से कम के हैं, और उनकी जब रिपोर्ट्स आई, जब फंगल रिपोर्ट्स आई, तो उसमें म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस मिला। लगातार दर्द होना, बच्चे कान में दर्द होने की शिकायत कर रहे थे, और माँ बाप से जब पता किया तो सर्दी जुकाम होती रहती थी, कुछ दवाइयाँ वगैरह अपना खाते रहते थे अपना जनरल पीडियाट्रिशियन फिजिशियन को दिखा के, और हर 15 दिन में जुकाम होना, फिर थोड़ा ठीक हो जाना, फिर जुकाम होना, फिर फीवर लगातार आना, फिर जाके कंसल्ट करते हैं। चीज़ें हम लोगों ने ऑपरेट किया तो पता चला, जब उसका टेस्ट कराया तो उसमें से ब्लैक फंगस निकला, म्यूकोरमाइकोसिस निकली, और उसको हटाया। और बहुत ही कम दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बच्चों में दी जा सकती हैं, जो सेफ़ होती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कॉस्टली होती है। बट मजबूरी है उनको चलाना, तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो कहीं से भी नहीं है, कॉस्ट बहुत है। आप याद करिए कोरोना के समय जो इंजेक्शंस थे उसकी मारामारी थी, इंजेक्शंस नहीं मिलते थे, 20,000 रुपये का इंजेक्शन, 20 हज़ार के, और KGMC में भी 1-1 डेढ़ दिन के इंजेक्शंस लगा के छुट्टी कर देते थे, क्योंकि चीज़ें नहीं थी। तो रीज़न यही था कि उस समय भी इम्यून कम्प्रोमाइज़ था, लंबे समय तक लोग स्टेरॉइड्स पे रहते थे, ICU में रहते थे, और डायबिटिक पहले से थे या बाद में हो जाते थे, और पहले से प्री एग्जिस्टिंग भी साइनोसाइटिस हो सकती है, और उस वक्त भी डेवलप हुई हो, चीज़ें हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम यही है ना कि चीज़ें छुपी रहती हैं, क्योंकि बहुत कॉमन सिम्टम्स ही आते हैं। किसी किसी को जब नाक से ब्लड आने लगता है या आँखों के पास बहुत स्वेलिंग आती है, तो लोग फिर घबरा के इस चीज़ के लिए परस्यू करते हैं। अदरवाइज़ तो लोगों को लगता है कि चलिए ठीक हो जाएगा, और जाहिर सी बात है कि कॉमन सी चीज़ें घर में सबके होती रहती है, तो आदमी तो यही कोशिश करेगा ना कि अपने जनरल प्रैक्टिशनर और फिजिशियन के द्वारा ट्रीट कर लिया जाए। हर आदमी इस चीज़ को तो नहीं समझ सकता है, बट चीज़ें तो आज की डेट में भयावह हो रही हैं। तो सर ब्लैक फंगस होता क्या है, और ये कैसे आता कैसे है शरीर में? नहीं, देखिए, फंगस तो पूरे वातावरण में है, ठीक है। अगर आप ऐसे मन सोचिए ना कि आपने ब्रेड अगर 4 दिन 5 दिन रखी तो उस पर भी फफूंद आ जाती है। हाँ, फंगस आ जाता है, ठीक है। तो जहाँ भी कोई चीज़ सड़ेगी, डेड टिश्यूज़ होंगे, वहाँ फंगस आ जाएगा। तो ये ब्रेन तक कैसे पहुँच जाता है फंगस? क्योंकि हमारा जो चेहरे का स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से बड़ा जुड़ा हुआ है। हमारा पूरा चेहरा देखा जाए तो नाक है, उसके स्पेसेस हैं जिसको हम लोग साइनस बोलते हैं, और उन्हीं गड्ढों के बीच में हमारा आँख रखा हुआ है, हमारे कान की नलियाँ उससे जुड़ी हुई हैं, हमारा ब्रेन एक पतली परत से उससे अलग है। तो जब उनकी बोन की दीवारें टूटती हैं, अगर डिजीज़ ने बोन को खाना शुरू कर देता है, इसमें क्या होती है, हड्डियाँ गलनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। अब जब अंदर की हड्डी गली होगी तो उसकी बाउंड्री ख़त्म हो जाएगी। जो आँख और साइनस के बीच की बाउंड्री है वो ख़त्म होगी तो आँख में जाएगी। जब ब्रेन और साइनस के बीच की बाउंड्री ख़त्म होगी तो वो ब्रेन में जाएगी। तो जो बीमारी ही क्या करती है कि खून की नली को ब्लॉक कर देती है। तो जो हमारा खून का सर्कुलेशन होता है वो बंद हो जाता है। जब खून का सर्कुलेशन बंद हो जाता है तो फिर वहाँ की हड्डियाँ सड़नी शुरू हो जाती हैं। जब हड्डियाँ सड़नी शुरू हो जाती हैं तो वो डिजीज़ फ्लेयर अप होके ब्रेन में चला जाता है। ब्लैक फंगस इसको इसलिए कहते हैं कि ये सब कुछ काला कर देता है, बट ये जो फंगस होता है वो पीला होता है। क्योंकि खून की नलियों को खा जाता है, चीज़ें सड़ जाती हैं और ब्लैक दिखने लगता है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। कोरोना टाइम में बड़ा पीला है। कोरोना टाइम में ज़्यादा हुआ था ये। कोरोना समय बहुत हुआ ना, क्योंकि लोगों को खूब स्टेरॉइड चले। अच्छा। लोगों की सांस को बचाने के लिए स्टेरॉइड ट्रीटमेंट्स चला। लोगों की इम्यून कम्प्रोमाइज्ड बहुत ज़्यादा हुआ। जो डायबिटिक थे उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो गए, लंबे समय तक ट्रीटमेंट में थे। तो ये कारण था कि उस समय ब्लैक फंगस हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो अमूमन देख रहा हूँ कि हर महीने 1 या 2 पेशेंट्स में ब्लैक फंगस अभी भी हो रहा है। अभी भी ऑपरेट करो। अच्छा, ये पहचान कैसे होती है कि ब्लैक फंगस हो गया हमें? यहाँ सपोज जुकाम हुआ हमें, हाँ, हम लोग ये करते हैं गर्म पानी ले लो, भाप ले लो और जुकाम ठीक हो जाए। हमें पहले कैसे पता चले कि ब्लैक फंगस? मोटी बात बताता हूँ। अगर आपको जुकाम है, सीजनल है, सिंपल वायरल है, 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ मत करिए। सिम्टोमेटिक आप अगर दवाइयाँ आप सब लोग जानते हैं आजकल ले लेते हैं, ठीक। लेकिन अगर कोई चीज़ क्रॉनिक हो रही है, 15 दिन हो रही है, 20 दिन हो रही है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते जा रहा है और वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है, तो इसको फाइंड आउट करना चाहिए। आज की डेट में CT स्कैन है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं।
फंगस है, MRI से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन की कमी नहीं है, तो फाइंड आउट हो जाता है, बशर्ते कि हम घर से उठ के सही स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाएं। चीज़ें तो सारी फाइंड आउट हो जाती हैं आज की। लोग कहते हैं कि बस जुकाम हो रहा है तो नाक में उल्टी करो, गर्म सा सरसों का तेल डाल दो, कान में सरसों का तेल डाल दो, ठीक हो जाएगा। ये तरीका भी ठीक होता है? नहीं, देखिए ये सब सिम्टोमेटिक है। ये हर चीज़ जो आपको आराम देती है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको ठीक करती है। थोड़ा आराम मिल जाता है बस। हाँ, राहत देना और ठीक होने में अंतर है। क्योर अलग चीज़ है, सिम्टम्स को ठीक करना अलग चीज़ है। तो सिम्टोमेटिकली आप बेटर हो सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्योर हों। इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, मैं बहुत सारे पैथियों में आज सब लोग इलाज कर रहे हैं। कमी कहाँ रह जा रही है? डायग्नोसिस में। हम डायग्नोसिस बताते तो सभी लोग अब ज्ञान बांटने चले आएंगे। हाँ। इसमें ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, पर वो डायग्नोसिस बनाएगा कौन? उस चीज़ को समझेगा कौन? जब तक हम उस चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू हो जाएगा? हम लोग पास तमाम पर्चे आते हैं, दवाइयाँ खूब सारी लिखी रहती हैं, खाते रहते हैं, बीमारी पूछो क्या है तो ना उनको पता, ना मरीज को पता, ना डॉक्टर को पता। तो बेसिक तो यही है ना कि हमारे मॉडर्न साइंस में एक चीज़ तो है। चलिए, पैथी बहुत सारी हो सकती हैं, सब लोग अपना इलाज कर सकते हैं, बट डायग्नोसिस तो बनाना पड़ेगा ना। वो तो जरूरी है। हाँ, और डायग्नोसिस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ पैदा करना पड़ेगा। अब अगर कोई एक व्यक्ति जो सिर से पाँव तक इलाज कर रहा है, उसकी समझ हम कैसे मान लें कि शरीर के हर हिस्से का वो माहिर आदमी है? हाँ। सिर्फ इसलिए कि वो पैथी अलग हो जा रही है। हाँ। तो इतना आसान तो नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हम लोग इतनी मेहनत करके, सही बात है, पढ़ाई करके सालों पढ़ाई करी। और हम लोग इतने मूर्ख तो नहीं है, 10 साल देते और उसके बाद हमको समझ में नहीं आती और हम एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच को लेके चलते। ठीक बात है डॉक्टर। हम भी सिर से पाँव तक सब कुछ ट्रीट कर रहे होते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, और ये बेसिकली आम पब्लिक को समझना बहुत ज़रूरी है। 1-2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं, एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि एक पेशेंट हमारे आए और सीनियर सिटीजन है, 70-75 साल के हैं। उनके बेटे ने बताया कि ये 15 दिन से सो नहीं पा रहे हैं, इतना कान में दर्द है। जब मैंने पता किया तो बोले वो तो 40-50 साल से कान बहता था। ओहो। अब वो सीवियर डायबिटिक हैं, उनकी बाईपास सर्जरी हो गई, कान में सीवियर पेन है, दवाइयाँ दर्द की खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। हमने पूछा क्यों नहीं आपने कान? बोले कभी कभी बह जाता था, क्या फ़र्क पड़ता है डॉक्टर साहब, कान तो किसी भी बह सकते हैं। लेकिन वो इन्फेक्शन होते होते, और चूंकि शरीर कमज़ोर है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, वो कान से लेके ब्रेन तक की बोन्स को इन्वॉल्व कर दी। इसको स्कल बेस बोलते हैं। अच्छा। ये सिंपल भाषा में इसको ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं कि जब बोन सड़ने लगे, ख़राब होने लगे, और उनका पेन बहुत ही खतरनाक होता है, वो नसों को पकड़ लेता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हाँ, ठीक है। तो इसको मैलिग्नेंट बोलते हैं। आदमी सोचता है, अब उन्होंने सिर्फ मुझसे पूछा कि आप ये बता दो कि हमें कैंसर है या नहीं है। हमने कहा आपको कैंसर तो नहीं है, लेकिन कैंसर से खतरनाक है। अरे बाप रे। क्योंकि कैंसर तो समझ में आता है कि आदमी सोचता है कि कैंसर हो गया हम मर जाएंगे, लेकिन आप इस बीमारी से जी भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप कितने पेन किलर खाओगे? सही बात है, दर्द बढ़ता चला ठीक है, दर्द आपका बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, ट्रीटमेंट आदमी समझना नहीं चाहता, उन्हें लगता है कि आप कोई ऐसा ड्रॉप दे दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाए। तो ये भी समस्या है ना कि एजुकेट तो होना पड़ेगा, और आदमी डरता, अरे इतनी बीमारियां हो जाती हैं, इतनी बीमारियां हो जाती हैं। देखिए, हर एक बीमारी पहले दिन में इतनी नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, और थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें तो चीज़ों को ठीक हो सकती है। और इसका जो सबसे बड़ा खतरनाक एक पक्ष, जो सोशल मीडिया में बहुत सारे डॉक्टर बन गए। हाँ, AI जब से आया तब से तो ये बहुत खतरनाक है, तो क्योंकि हर आदमी एक ज्ञान की पोथी लेके बैठा हुआ है। हाँ, हाँ। और ज्ञान दिया जा रहा है, जीरा ले लो, अदरक ले लो, ये डाल लो। आप उनके बैकग्राउंड्स में जाइए तो हो सकता है वो सिंपल वैसे भी रखी हो। ठीक बात है, ज्ञान पूरा लेकिन ज्ञान मेडिकल साइंस के बारे में भरपूर पड़ा हुआ उनके पास। तो ये जो समस्या है ना कि आप हर एक चीज़ में, जैसे नेचुरोपैथी इज़ वेरी गुड, आयुर्वेद बहुत अच्छा है, बट कहाँ इम्प्लीकेट हो रहा है, कहाँ उसकी ज़रूरत है, ये तो देखना पड़ेगा। सही बात है, वो तो बेसिक हर चीज़ में हर चीज़ को तो नहीं ला सकते हो आप। हाँ, हाँ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, एक बार में आपने मुझसे डिस्कस किया था, खांसी मुझे बहुत हो रही थी, और मैं यही कर रहा था कि हर 2 घंटे बाद कफ सिरप पी लेता था। सभी लोग करते हैं जिनको खांसी होती है और कफ सिरप पी लेते हैं।
आपने मुझसे कहा था कि कफ सिरप एकदम नहीं पीना चाहिए, ये क्यों फिलोसफी नहीं, कॉफ सिरप के भी अपने इंडिकेशन है कब पीना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको इरिटेटिव कॉफ है, अच्छा कॉफ सिरप भी बहुत तरीके के होते हैं। हम अमूमन क्या होता है कि कॉफ सिरप को लोग ऐसे समझ लेते हैं कि हर कॉफ सिरप एक ही है। हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, खांसी का कुछ भी दे दो। हर एक कॉफ सिरप एक नहीं है। तो पहली बात तो डायरेक्ट जो डॉक्टर है वो बताए, अगर मान लीजिए प्रिस्क्राइब भी हो रहा है तो। दूसरी चीज़ क्या रहता है कि कॉफ सिरप सप्रेसिव है, मान लीजिए हमने उसको सप्रेस कर दिया, वो क्योर नहीं है। और अगर कॉफ सिरप आप लेते हो ना तो ये सेल्फ मेडिकेशन में जनरली होने लगता है कि आपने एक बार कोई कॉफ सिरप दे दिया, उसके बाद वो कॉफ सिरप हमेशा मेडिकल स्टोर से आ जाएगा आपके यहाँ। जब आपकी खांसी हुई, वो खांसी किस तरह की है नहीं पता, आपका चेस्ट कितना इन्वॉल्व है नहीं पता, साइनसेस इन्वॉल्व है नहीं पता, सीजनल है, वायरल है या कोई बैक्टीरियल है, ट्यूबरकुलोसिस है, एलर्जी है, हम उसी कॉफ सिरप को हर जगह फिट कर देते हैं। इससे बेहतर है कि आप कॉफ सिरप से दूर रहिए। अच्छा, वैसे रूटीन में अगर मान लीजिए किसी को खांसी हो रही है, 2-3 दिन से खांसी हो रही है, उस स्थिति में कोई कफ सिरप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखिए सिंपल सी मैं बताऊं, अगर आपकी खांसी हो रही है और सीजनल है, जैसे वायरल होता रहता है, 2-4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। कुछ भी नहीं करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब गर्म पानी से गलाले कर रहे हैं, स्टीम कर रहे हैं, आजकल एंटी एलर्जिक वगैरह सब लोग बता देते हैं, ले लिया, वो ठीक हो जाएगा। खांसी समस्या कहाँ है? जब वो 2 हफ्ता 3 हफ्ता क्रॉस करती है, उसके साथ आपकी सांस की समस्या शुरू हो जाती है, फीवर होना शुरू हो जाता है, तब ये समस्या खड़ी होती है। और हमें अपनी बॉडी इम्यूनिटी से ही ठीक करना है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है मेडिसिन की। हमारी जो शरीर है वो खुद एक मेडिसिन है, क्योंकि जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी आया, जैसे ही शरीर को परेशानी हुई, बॉडी का सिस्टम उसके लड़ने के लिए तैयार है। तो आप बाहर से क्या ले रहे हो? आप खान पान ठीक रखो, आप अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखो, आप ये ध्यान दो कि आप डायबिटिक तो नहीं हो, आप कोई क्रॉनिक पेशेंट्स तो नहीं हो किसी चीज़ के, आप एक्सरसाइज कर रहे हो क्या, आप शरीर को कितने घंटे धूप में दे रहे हो। अच्छा, ये नाक कान गले में भी एक्सरसाइज जरूरी है? अरे इसी से तो आप सांस लेते हैं। हाँ ठीक बात है। देखिए सबसे बड़ी समस्या है ना कि ईएनटी तो सभी का जड़ है। हाँ, इसी से तो आप जी रहे हो। हाँ, सांस आ रही है तो नाक। हाँ, ठीक बात। नाक से बड़ी चीज तो कोई है ही नहीं। समाज में भी अगर नाक आपकी बची है तो आप बचे हो। ठीक बात है, नाक कट गई, सांस ले रहे हो तो नाक बची है। तो अगर आप नाक नहीं बचा पा रहे हो तो आप शरीर का कुछ हिस्सा नहीं बचा पा रहे हो। नाक ही ठीक है, नाक से सांस लेना है, मुंह से खाना है, कान से सुनना है, आंख से देखना है। ये इतना स्ट्रांग सेंसरी सिस्टम है कि इसी को निकाल दीजिए तो सारी बात खत्म हो गई। लोगों की नाक अटक जाती है बीच में। और यहीं से सारी बीमारी आप ले भी रहे हो, क्योंकि जितने भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन है वो तो नाक से ही आप लोग है। हवा के थ्रू जितने भी इन्फेक्शन है, आपने सुना चाइना से यहाँ आ गया, कहाँ से आ गया? उड़ के आ गया। हाँ। और उड़ने को कौन खींच रहा है? नाक ले रही है। भोजन से है तो भोजन आप खा रहे हैं, पेट गड़बड़ हो रहा है। तो अगर हमारा ऊपर का सिस्टम दुरुस्त है तो बाकी सिस्टम तो वैसे ही ठीक रहेगा ना। ये जो दिल्ली और गुड़गांव की जो रिपोर्ट्स आई थी कि हमारा AQI बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, प्रदूषण, ये सब चीज़ें कितना असर करती हैं? बहुत असर करती है, बहुत असर करती हैं। हम तो रोज़ सिगरेट पी रहे हैं, धुआं निकल रहा है। सिगरेट पीने का तो क्राइटेरिया ही खत्म हो रहा है, क्योंकि हम पैसिव सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं। अपने आप ही हवा में सिगरेट है। आप पोल्यूशन ही है सिगरेट, है ना। हाँ, सिगरेट के स्मोक्स जाके आपके फेफड़ों को ही तो खराब कर रहे हैं। तो आप जो हवा में ले रहे हो वो तो सिगरेट ही है ना। वो सिगरेट ही है खराब। तो डेफिनेटली ये तो बहुत खराब है। आप विदेशों में देखिए, मेरे पास पेशेंट अभी 1 हफ्ते पहले आई थी, वो लंदन में थी, बोले वहाँ AQI 20 है, हमारे 600, 700, 800। हाँ, तो बोले तो यहाँ तो सांस नहीं हम ले पा रहे हैं ठीक ढंग से। आते ही फ्लाइट से उतरते ही अगले दिन उनको पूरा नाक दाल फेरेंजाइटिस से लेके सब कुछ हो गया उनको। बोले हम 20 से आ रहे हैं, यहाँ हम 400 में। अच्छा, जो लोग AQI 20 पे रहते होंगे जिन देशों में, और जो हमारे यहाँ देश हैं, इनमें बेसिक हेल्थ में कितना अंतर होता होगा उन देशों? बहुत अंतर है। हम बीमार हैं, हर आदमी दवाई ले रहा है। हमारे यहाँ ना, आप बाहर जाइए, आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलता है। हमारे ओवर द काउंटर मिलते हैं, बिना कुछ कोई मेडिकल वाला दे देता है। जांच करके देखिए, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस है। हमारे कीटाणु खा पी के मस्त हो चुके हैं, कितना खिलाते, दवाइयाँ असर नहीं करती। ऐसा क्यों हो गया है? इसीलिए कि हम खाते रहते हैं। हम एंटीबायोटिक्स ऐसे खाते हैं जैसे खाना खाते हैं, मजबूरी में भी खाते हैं, क्योंकि बेसिकली हम नहीं खाएं तो हम ठीक भी नहीं हो रहे हैं।
तो उसका रीज़न तो यही है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है ना, क्वैक्स टू स्पेशलिस्ट, ट्रीटमेंट का रेंज तो हमारे देश में बहुत बड़ा है ना। तो जहाँ क्वैक्स जा रहे हैं वो भी 2-3 दिन की एंटीबायोटिक खिला देता है, कोई पुड़िया में लपेट के खिला देता है, स्पेशलिस्ट खिला रहा है। तो बेसिकली हम, अच्छा वो जो आप खा रहे हो एंटीबायोटिक्स, वो रेजिस्टेंस होता जा रहा है, बैक्टीरिया उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसके अगेंस्ट एक कोटिंग बना लेता है, वो अपने को मजबूत कर लेता है, और फिर वही दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न तो पोल्यूशन है, क्योंकि अगर हमारी हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, तो अभी इंदौर वाला केस तो आपने देखा ही। हाँ, देखिए खराब पानी से कितने सारे लोग मर गए। अरे तो ये जहाँ रह रहे हैं हम लोग, अगर मान लीजिए AQI इतना बड़ा हुआ है, पानी साफ नहीं है, तो ये रोज़मर्रा की जो बीमारी है तो हर इंसान को होती रहेंगी, बच्चों को भी होती रहेंगी, हो रही हैं। आप ये देखिए ना कि सबसे ज़्यादा परेशानी तो है। आप इसका उदाहरण आप देखिए, इंश्योरेंस कंपनियाँ आज की डेट में पेशेंट्स और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच भयानक फाइट है। इंश्योरेंस कंपनियाँ, पेशेंट्स और हॉस्पिटल, तीन के बीच फाइट है। रीज़न ये है कि पेशेंट जाता है, कहता है इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा नहीं देती है। बट ये तो इंश्योरेंस कंपनी भी सोच के नहीं होगी कि जिसने अभी 15-15 हज़ार के 2-3 किस्तें भरी हैं, वो 2 लाख के बिल उसके हर बनेंगे। बन तो ये भी एक समस्या है ना कि हम फेल कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंश्योरेंस कंपनियों से लोग पैसे लेने वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बढ़ गए, और जेन्युइन नहीं ले रहे हैं, वो एक्चुअली बीमार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जाके हॉस्पिटल फर्जी बिल बना रहा है या मरीज जाके ज़बरदस्ती एडमिट हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। बीमार हो ही रहे, बेसिकली बीमार हो रहे हैं, बट कहीं न कहीं वो सारा फाइनेंशियल मैटर तो डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियां हो, चाहे पेशेंट्स का हो, चाहे, और देखिए इसी तरीके से हॉस्पिटल हमारे यहाँ फिर ग्रो कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि दुनिया के कई देशों में जो दवाएं प्रतिबंधित हैं वो भारत में धड़ल्ले से बिकती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो बाहर प्रतिबंधित हैं वो हमारे देश में भी प्रतिबंधित है, उसके कुछ डोजेज़ में चेंज है, और कुछ कॉम्बिनेशंस भी गवर्नमेंट ने और उनकी जो गाइडलाइंस हैं उसमें बैन किया गया है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां कॉम्बिनेशन में बना रही थी उसको भी बैन किया है। तो ऐसा नहीं है, हम फॉलो वही कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ ना कुछ होता रहता है तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ मैक्सिमम जो गाइडलाइंस हैं, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं ड्रग्स की, वो हम उसी पे चल रहे हैं। जैसे अपने यूपी में तो कोडीन भैया के नाम से मशहूर हो गया था, लोग कोडीन का सिरप का ही करोड़ों का कारोबार हो गया था। अब देखिए, कोडीन में तो खराबी नहीं है ना, बट कोडीन को किस तरीके से, अच्छा, लोग नशे में सिरप पी लेते हैं पूरा। हाँ, सेडेशन होता है उसमें, नशा सेडेशन होता है तो लोग पीते हैं। अब यही तो समस्या है ना कि अब आप दूध अच्छा है तो दूध मिलावट कर लो, पानी अच्छा है तो पानी मिलावट कर लो, हर चीज़ में मिलावट कर लो। ये गाइडलाइन थोड़ा स्ट्रांग होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो एडल्ट्रेशन ऑफ फूड है, मुझे लगता है कि इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। हेल्थ का बहुत बड़ा कारण, चलिए हवा हो गया, खाना भी तो दूषित है। हाँ, जो खा रहे हो उसमें अब तो खाने में डर लगता है कि आप क्या खा रहे हो। सही बात है। पनीर खाने में डर लगता है कि आप बाहर की कौन सी पनीर खा रहे हो, कि पाम ऑयल में बना है या किस तरीके से उसको बना हुआ है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अब युद्ध स्तर पर इस पर काम करना चाहिए, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड पे काम करना चाहिए, और इसकी बहुत ही सख्त सजा होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से ऑर्गेनिक खेती हो रही है, बात करो तो लोग कहते हैं ऑर्गेनिक भी, वो सब वैसे ही कागज़ पे ऑर्गेनिक है। ये बड़ा खतरनाक है देश अब में। हर आदमी तो अपना खेत नहीं लेके चल सकता है। सही बात है। और मुझे तो लगता है कि ज़िंदगी की पहली चीज़ तो यही होती है कि अच्छा हवा, अच्छा पानी, बेसिक नीड्स है। अगर हमारा पानी ठीक है, हमारी हवा ठीक है और हमारा खाना ठीक है, तो देखिए ये बहुत सारे अस्पताल में लग जाएगा। तो इस देश में कहाँ पे जाके रहे आदमी जहाँ पे ये सब चीज़ें ठीक है? हर जगह, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, सब जगह तो एडल्ट्रेशन ऑफ फूड कहीं भी होगा ना। कोई ऐसा राज्य है बेईमानी के लिए कोई क्राइटेरिया थोड़ी कोई है। ऐसा राज्य है जहाँ पे AQI कम हो, पानी साफ हो? आप चले जाओ पहाड़ों पे चले जाइए, ताजी हवा मिल जाएगी। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल कुछ दिनों बाद तो पहाड़ भी मैदान जैसे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हर आदमी वहीं फंसा रहेगा, तो आप वहाँ भी तो देख रहे हो ना। वहाँ भी यही हो जाएगा। आप पता चलता है कि उत्तराखंड में जाइए तो 3-3, 4-4 घंटे आप जाम में फंसे हुए हैं। वहाँ भी यही हाल हो रहा है। तो वहाँ तो गाड़ियों के पोल्यूशन से आप जाएंगे। हर आदमी भगेगा तो कहाँ कुछ होगा। डॉक्टर साहब, दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं कि वो आम आदमी की रीच से बाहर चली गई हैं। ये बात सच है। क्या करे गरीब आदमी, क्या करे इस पे? गरीब आदमी नहीं, सरकार काम करे, सरकार करे। बेसिकली जो प्राइसिंग है, अभी गवर्नमेंट ने तो अच्छा काम किया था कि बहुत सारी मेडिसिन्स को उन्होंने कम दाम किया,
उनकी एक, बट बहुत सारी दवाइयों पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एक्चुअल प्राइस और एमआरपी में काफ़ी डिफरेंस है। तो अब उसके लिए मुझे लगता है इसके लिए तो गवर्नमेंट्स के पास पूरा सक्षम है, वो चीज़ उसको करना चाहिए कि थोड़ा सा और कम करें चीज़ों को, इस तरीके से करें कि आम व्यक्ति को फायदा मिले। जैसे जन औषधि केंद्र बना, उसमें दवाई नहीं है, दवाई नहीं रहती है उसमें, बट दवाई नहीं है, और दवाई कैसी है इस पे भी लोग डाउट क्रिएट करते हैं, कर रहे हैं। हाँ। तो लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट विजिलेंट तो है इस मामले में, विजिलेंट तो है और गवर्नमेंट ने काम तो किया है, ठीक है, बट और काम करने की ज़रूरत है और लग के काम जैसे मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब कि कैंसर का जो पेशेंट होता है वो तो बेचारा मरते ही मरता है आमतौर पे, ठीक है, पूरा परिवार मर जाता है, उसका आर्थिक बोझ हो के तले मर जाता है, इतना इलाज महंगा है। तो कैंसर के जैसे इलाज का खर्चा तो सरकार को उठाना ही चाहिए। नहीं, देखिए बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें आ रहे हैं, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो आयुष्मान योजना है जो गवर्नमेंट ने चालू करी थी, उसमें रेडिएशन की कॉस्ट बहुत अच्छी दी हुई है। तो अगर आपका आयुष्मान योजना है तो आपका रेडिएशन हो जाता है। लेकिन समस्या ये है ना कि देखिए आप तो पान मसाले के लिए बहुत लड़े, हाँ, ठीक है, बंद नहीं करा पाए। हेड एंड नेक कैंसर जो मैं करता हूँ, हेड नेक कैंसर की मैं सर्जरी करता हूँ और मैं 20 साल से हेड एंड नेक कैंसर की सर्जरी कर रहा हूँ। 20 साल से कर रहा हूँ, जब से यहाँ से मुंबई से मैं लखनऊ आया तब से 20 साल हो गए मुझे। हज़ारों कैंसर मैंने ऑपरेट किए, कम तो हो नहीं रहे, बढ़ रहे, नहीं कंजम्पशन कम हो रहा है, बिक धड़ल्ले रहा है, तो ना आपका पान मसाला कम हुआ ना अल्कोहल कम हुआ। अच्छा, ये जो आपका जो दिल दिमाग है, नाक है, ये जो पान मसाला लोग खाते हैं, ये कितना असर करता है इस पोर्शन पे? बहुत असर करता है, बहुत असर करता है। आप बेसिकली तो नशा की चीज़ है ना, आप पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो उसमें क्या निकोटीन है, चाहे वो स्मोक भी कर रहे हैं निकोटीन है। निकोटीन आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपके ब्रेन को सुला रहा है, आपको नशा दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, फिर आप उसी के आदी होते चले जाते हो, धीरे धीरे वही बीमारी आपको पैदा करती है। तो अब तो देखिए सिगरेट पे भी आप सबसे बड़ा लिखा रहता है कि नो स्मोकिंग, हाँ, लेकिन तब भी आदमी पीता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको, ये तो बड़ी अच्छी बात आप समझिए कि सिगरेट वाले लिख के बेचते हैं फिर भी लोग पीते हैं, तब भी आदी हो गए हैं उसके पीने के लिए, क्योंकि हाँ उनका इंटेंशन है ना। हम किसी को कहें कि नहीं ये साहब खाओ, इसमें जहर मिला हुआ, खाएगा नहीं खाएगा, हाँ। लेकिन वो सामने लिख के रहा है कि इसमें जहर है, तब भी आदमी एडिक्शन, क्योंकि हम उसको एडिक्ट कर रहे हैं। तो इस पे भी बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। नशा जो है, जिस तरीके से हम इलाज तो कर रहे हैं, बट प्रिवेंशन तो पहले होना चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल। इसका अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, जागरूकता, बिल्कुल बहुत जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि हम इलाज तो दे देंगे, बट आप कैंसर पेशेंट्स को उस लायक तो नहीं बना लेंगे ना जो वो पहले ज़िंदगी जी रहा था। ठीक बात, आप उसको जिंदा रख लोगे, बिल्कुल ठीक बात है। किसी चीज़ को काटते जाइए आप। क्या होता है, एक शब्द होता है मॉर्बिडिटी, एक शब्द होता है मॉर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी मतलब होता है कि आप किस तरीके से जी रहे हो, और मॉर्टेलिटी मतलब है कि आप मृत्यु जिंदा है। तो आप आज के आधुनिक सर्जरी से मॉर्टेलिटी को कम कर सकते हैं, मतलब आप उसको जिंदा रख सकते हैं, बट जो उसकी मॉर्बिडिटी है, उसकी लाइफ स्टाइल हो, जो जीवन जिसको जीना कहते हैं, आप किसी हिस्से को काटते जाएंगे तो वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वो होता ही है। हाँ, तो मॉर्बिडिटी भी इम्पॉर्टेंट है कि हम उसकी मॉर्बिडिटी को कम रखें, उसके जीवन को अच्छा बनाएं, रादर दिन की केवल उसको जिंदा रखना है। बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। डॉक्टर साहब 20 साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए, और आप लकीली लखनऊ के सबसे चर्चित, सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। वेदांता में आप डायरेक्टर हैं। लोग कहते हैं कि आप लोग भी बड़ी बड़ी महंगी दवाएं जानबूझ के लिखते हैं, क्योंकि जो दवा कंपनी होती है वो बड़ा फ़ायदा पहुंचाती है आप लोगों को। ये आरोप सही है क्या? मैं पूरी बात समझाता हूँ आपको। मैं 20 साल से लखनऊ में हूँ। मुंबई से आने के बाद मैं 20 साल से लगातार यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप सिनेरियो देखिए, 20 साल पहले आप भी थे, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते थे, क्लिनिक्स होती थी, और सारा ट्रीटमेंट सिस्टम था। आज उसका रूप कहाँ ले लिया? बड़े बड़े कारपोरेट सिस्टम ले लिया। तो अब इलाज महंगा हो गया। इलाज महंगा इसलिए हो गया कि बड़ा सिस्टम है, खर्चे ज़्यादा हैं। हाँ, खर्चे बड़े हो गए। आदमी ये कंप्लेन करता है कि साहब पहले तो हम इतने कम पैसे में ठीक हो जाते थे, अब उसी को ठीक होने के लिए हमको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। बेसिकली देखिए कहाँ है ना, ये सारे फाइनेंशियल मैटर कहाँ आके फंसते हैं।
जब हम ट्रीटमेंट को उसी मोडालिटी से ठीक करना चाहते हैं तो चीज़ें बड़ी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस भी मरीज के बहुत बड़े। पहले मरीज एक क्लिनिक में जाता था और बिलीव करता था, बिलीव सिस्टम बहुत हायर लेवल पे था। छोटे हॉस्पिटल्स थे, गया, बात को माना। अच्छा, डॉक्टर भी उसको अपनी दवाइयाँ देता था, समझाता था, और सबसे ज़्यादा दवाइयों से ज़्यादा वो उससे बिलीव करता था कि डॉक्टर जो कर रहा है हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। तो बिलीव का जो गैप ख़त्म हुआ है, बिलीव का जब गैप ख़त्म होगा तो आप कोर्ट कचहरी जाओगे, शोर मचाओगे। उसको कम करने के लिए हम कागज़ पत्तर पे आएंगे। अब सारी चीज़ें जो केवल एक इलाज तक सीमित थी वो अब इन्वेस्टिगेशन बेस्ड होगी। अगर हमारा मन भी कह रहा है कि नहीं हम ये सारी चीज़ें इसको देंगे, मरीज ठीक होगा। देखिए, कोई भी डॉक्टर भगवान खुदा नहीं है। 100 में से हो सकता है कि 2 पेशेंट्स को वो चीज़ें नहीं फ़ायदा करेंगी, ठीक है ना, उस चीज़ को फिर वो दूसरे रूप में लेगा। लेकिन क्या पता कि वो 2 पेशेंट्स उस चीज़ को दूसरे तरीके से लेना शुरू करें, ठीक है। तो जो बीच के गैपिंग जो विश्वास था वो कागजों ने ले लिया। हाँ, जांच ओरिएंटेड। अब जांच ओरिएंटेड है और कागजी ओरिएंटेड है कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो हम खुद अपने को प्रूव भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इन्वेस्टिगेशन बढ़ा, ऐसा नहीं कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए था, वो इन्वेस्टिगेशन लाजमी था, लेकिन पहले पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच में एक फाइनेंस इशू भी था कि हम कम पैसे में उसको ठीक कर लें। लेकिन अगर हम कम पैसे से ठीक करने की बजाय कल को हमारी ही गर्दन उसी में फंस जाए तो हम कहाँ जाएंगे? तो बेहतर है कि हम जो सोच रहे हैं उसको हम जस्टिफाई करें। तो हम उसको इन्वेस्टिगेशन में भी आएंगे और हम कागज पे भी लिखेंगे। मीन्स कि अगर हमारा पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो हमें 2 चीज़ है कि डॉक्यूमेंटेशन हमारा बहुत स्ट्रांग होना है कि कोर्ट कचहरी में कैसे निपटेंगे। दूसरी चीज़, हमने जो डायग्नोसिस बनाई वो कोर्ट में जज पूछेगा कि आप इसको जस्टिफाई करिए। तो हम ये तो कह देंगे नहीं कि हमारा ज्ञान था इसलिए हमने जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि हमारा ज्ञान कोर्ट में तो साबित नहीं होगा। तो उस ज्ञान के लिए इन्वेस्टिगेशन होगा। तो जो ट्रीटमेंट कॉस्ट 1 रुपये था वो 10 रुपये पहुंच गया। तो बहुत सारी बीमारियों में जो हमारे और पेशेंट्स के बीच का विश्वास ठीक करता था वो इन्वेस्टिगेशंस ले लिया। तो इसमें डॉक्टर और हॉस्पिटल केवल दोषी नहीं है, इसमें मरीज भी उतना ही विश्वास को ख़त्म कर रहा है। अगर वो चीज़ रहे तो आज भी क्लिनिक्स पे ठीक हो रहे हैं मरीज। हाँ। लेकिन जहां आप हर चीज़ को, छोटी से बड़ी चीज़ों को आप एक बड़े हॉस्पिटल्स में ठीक करने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ ये सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि जस्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। क्योंकि हॉस्पिटल भी अपने डॉक्टर पे विश्वास कर रहा है। हाँ। और मरीज जब तक वो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही वो खुद विश्वास नहीं कर रहा है। हाँ, सही। उसको लगता है कि हाँ, ये उसको जांच लगता है कि साहब आपने तो ये करवाया नहीं। हाँ, मैंने तो भी सरकारी अस्पताल में रिपोर्टिंग करता था तो एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर साहब थे। तो एक दिन मेरे आंखों के सामने की बात है, किसी इंसान ने उसे दवा लिखी, गरीब सा आदमी था, उसने 20 रुपये पकड़ा डॉक्टर साहब को। डॉक्टर ने मना किया, वो पीछे पड़ गया, नहीं आपको लेने होंगे। डॉक्टर साहब ने लिए। तो मैं कहा डॉक्टर साहब ये रुपये क्यों लेते हो आप? बोले मैं अगर 20 रुपये नहीं लूँगा तो ये जो दवा लिख रहा हूँ उसको लगेगा कि मैंने दवा गलत लिख दी है। इसको ये भरोसा हो गया कि इसको पैसे दूंगा तभी दवा ठीक लिखी जाएगी। जी, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको 2 दवाइयाँ लिख दो तो चैम्बर से बाहर जाके कहते हैं पता नहीं इन्होंने हमारी बीमारी समझी भी कि नहीं। हाँ, दवा ज़्यादा होनी चाहिए, दवा ज़्यादा होनी चाहिए। माय गॉड। ये स्थिति है। दूसरी चीज, आके कहते हैं आप सीटी स्कैन क्यों नहीं कराते हैं, आप एंडोस्कोपी क्यों नहीं कर लेते हैं। खुद ही राय देने तो लगे। खुद राय देते हैं। मैं तो अपने पर्चे पे लिख देता हूँ एडवाइज बाई या कंसेंट बाई द पेशेंट्स, कि पेशेंट चाहता है इन्वेस्टिगेशन। अरे बाप रे बाप, जरूरत नहीं होगी तब भी जरूरत नहीं है, हमें लग रहा है कि हमें जरूरत नहीं है, तब भी पेशेंट चाहता है, फिर भी पेशेंट चाहता है। और अगर हम नहीं कराते हैं तो वो दूसरे डोर पे होता है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही। उसको दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स बहुत पैनिक है। एक दिन बुखार आया, अगर गए डॉक्टर के पास, उन्होंने एंटीबायोटिक्स नहीं लिखी, अगले दिन बुखार नहीं उतरा, वो डॉक्टर बदल लेता है। आदमी के पास समय नहीं है कि वो बच्चे को भी 3-4 दिन रख के ठीक कर ले। तो इससे जो आप अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि एंटीबायोटिक्स क्यों रेजिस्टेंस हो रही है, ये कारण पैदा होते तो एंटीबायोटिक भी रहा बच्चा। जनरली वायरल फीवर होते हैं, सीजनल होते हैं। डॉक्टर कोशिश करता है, चाहता है कि उसको ठीक करे, बट या तो डॉक्टर मरीज बदल लेगा
या उसी पे ब्लेम करना शुरू करेगा या हंगामा मचाएगा हाँ, कि तो 2 दिन हो गए, आपका मानना बुखार ये नहीं कि उतर रहा। मानना ये कि जुकाम बुखार हो तो एकदम शुरू से एकदम एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए। जरूरत नहीं है। देखिए, पीडियाट्रिशियन या जो भी डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, वो समझ रहा है ना कि क्या करना है, उसको उसके ऊपर छोड़िए ना। वो बताएगा आपको खानी चाहिए। हाँ, वो बताएगा ना कि कब हमें देना है, कब हम जरूरत होगी हम देंगे। यानी आप मेडिकल स्टोर से या अपनी अकल चला के मेडिकल antibiotic- स्टोर से, और डॉक्टर को फोर्स कर रहे हैं, हाँ कि लिखिए आप दवा। या डॉक्टर बदल लेते हैं 2 दिन में डॉक्टर, अगर हाँ। बुखार नहीं उतरा तो, या कि नहीं ये डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा है, हाँ तो अपने बच्चे को की जान को भी तो जोखिम डाल रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। तो एक्चुअली क्या है कि लैक ऑफ एजुकेशन एक सोसाइटी में जो हो रहा है, और ये सडन चेंज आया है जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है। बहुत सारी चीजें लोग पढ़ के गूगल ज्ञान लाके आपसे बहस करते हैं, ठीक है। अब तो एआई से इलाज करने लगे लोग। एआई से इलाज तो छोड़िए, आके बहस करते हैं अच्छा, कि भाई गूगल तो ऐसा कहता है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, सही बात ठीक है। है। तो वो जो सिस्टम डेवलप हो रहा है, चूंकि एक ट्रांजिशन फेज है ये, जिसमें हम बहुत ज़्यादा नॉलेज कम समय में ले लेना चाह रहे हैं। तो ट्रीटमेंट का भी, इवन आप ये सोचिए कि पूरे सोसाइटी का ट्रांजिशन फेज है। अचानक हम इतना अवेयर नहीं है सोशल मीडिया से, या उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बजाय फ़ायदा उठाने के हम उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, डिपेंडेंट हो रहे हैं। और उस चीज़ को जब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें डिस्क्रिपेंसी जो बढ़ रही है वो आपके हर सेक्टर में हावी हो रही है। हर सेक्टर में, बिल्कुल ठीक बात है, सहमत केवल हूँ आपसे। मेडिकल ही नहीं, ये सिनेरियो चेंज हो रहा है ट्रीटमेंट का। और मुझे लगता है कि अगर एक बार फिर से चीज़ों को कंपाइल करें, और एजुकेशन प्रोग्राम की भी मुझे लग रहा है ज़रूरत है। आप याद करिए कि नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी बचपन में, हाँ, वो ख़त्म हो गई स्कूलों से। हाँ, अगर वो लाया जाए तो इसमें सारी शिक्षा आ जाएगी। सही बात है। एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच का भी एक चैप्टर हो हाँ, कि आप कैसे ट्रीटमेंट को समझेंगे। लोग डर गए, डर गए। डरा हुआ माहौल है। आप देख रहे हैं रोज होता है कि यह हॉस्पिटल ने लूट लिया, या ये डॉक्टर ने मार डाला, या इस तरह। ये एक्चुअली एक पेशेंट ये सिस्टम क्रिएट करता है और 10 पेशेंट्स उसका नुकसान भुगतते हैं। हाँ, माहौल कैसा बन जाता है कि पहली बात तो लोग समझते हैं कि डॉक्टर भगवान नहीं है। डॉक्टर अपना बेस्ट साइंटिफिक वे में काम कर रहा काम करता है, है। और अगर आप उसको सही में काम करने दीजिए तो माहौल बनेगा। तो 9 में से 10 में से 9 का तो भला होगा। ठीक बात इसमें कोई डाउट है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि हमारा पेशेंट्स मरे, हमारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट गलत हो, लेकिन जो पैनिकी क्रिएट हो रहा है ना, उससे असर पड़ेगा। उससे नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, सहमत हूँ। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आती है, लोग ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर, इसमें क्या बारीक अंतर होता है? कैसे ब्रेन ट्यूमर क्यों हो जाते हैं? बहुत सारे पेशेंट देखिए, आते हैं। ट्यूमर एक बड़ा शब्द है। ट्यूमर में 2 चीज़ें, एक होता है कैंसरस ट्यूमर, एक नॉन कैंसरस ट्यूमर, ठीक है। ब्रेन नहीं, शरीर में कहीं भी हो सकता है। कोई भी ट्यूमर हो तो उसके अपने सिम्टम जहाँ जहाँ होगा वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। ब्रेन में होगा तो हो सकता है हेडेक हो, आंखों में कोई दिक्कत हो रहा है, रोशनी में दिक्कत हो रही है, उसके चलने में लड़खड़ाहट हो रही हो, ठीक है। कान के आसपास के ट्यूमर हियरिंग लॉस कर रहे हों, तो ये डिफ्रेंशिएट डॉक्टर ही कर सकता है। और आजकल तो ट्रीटमेंट है। अगर अर्ली जाते हैं तो जो मैलिग्नेंट है, जिसको हम कैंसर कहते हैं, वो भी ठीक हो रहा है, ठीक है। तो ट्यूमर एक बड़ा शब्द है। ट्यूमर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गांठ, कहीं भी अलग तरीके की जो सेल्स होती हैं, जो उनकी प्रकृति चेंज होती है, वो ट्यूमर बना सकती है। बट ये ट्यूमर को पहचानना है कि ये मैलिग्नेंट है या ये नॉन मैलिग्नेंट, मतलब कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। और नॉन कैंसरस आसानी से ठीक हो जाते हैं, इवन अर्ली स्टेज में कैंसरस भी ठीक हो रहे हैं। यहाँ भी एक चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूँ। जैसे मैं हेड नेक कैंसर डील करता हूँ, मेरे पास पेशेंट आएगा कि मैं बोलूँगा भाई तुम्हारे मुंह में कब से छाला? बोले साहब है तो 3 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, या कई महीनों से। दर्द तो होता नहीं है, दर्द नहीं होता है, या गांठ है? बोले ये तो साहब 6 महीने से पड़ी हुई है गांठ। लेकिन लोग, मैं बता जाऊँ तो कि पेनलेस ट्यूमर सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, अगर पेन नहीं है तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि कोई पड़ा हुआ है, गांठ है, अल्सर है, छाला है। अगर आपके मुंह में है, गले में कोई गांठ है, भले दर्द नहीं होता है, दर्द तो अच्छा है कि हो सकता है कि फोड़ा हो सिंपल। अगर दर्द नहीं हो रहा है तो वो कोई न कोई परिवर्तन ले रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के हमारे यहाँ सोशल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, लोग जान सके कि क्या जान सके। अच्छा डॉक्टर, 20 साल पहले आपकी प्रैक्टिस में, दवाओं में और अब में अंतर क्या आया? क्या चेंज हो गया इन 20 सालों में? नहीं, दवाइयाँ तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि एंटीबायोटिक्स तो आज 15 साल पहले भी जो एंटीबायोटिक्स हैं आज भी वही हैं। एंटीबायोटिक्स पे अब बहुत काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे देश में एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही हैं। हम
छोटी छोटी बीमारियों के इंजेक्शंस के ऊपर हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, टैबलेट्स काम नहीं हो रही है। बाकी फार्मास्यूटिकल में तो बहुत काम हो रहा है, बहुत नई नई सारी दवाइयाँ आ रही हैं, कैंसर्स में बहुत 20 साल पहले ऐसा क्या था जो तब आप देखिए रिसर्च तो ऑनगोइंग चला जा रहा है ना, रिसर्च हो रहा है। देखिए डायग्नोसिस हमारी बढ़ रही है ना 20 सालों में। हाँ, बहुत सारी चीज़ें तो डायग्नोस ही नहीं होती थी, पहले पता ही नहीं चलता था। तो हमारी डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ तो बढ़ी हुई है। अब नए नए इन्वेस्टिगेशंस के तरीके आ रहे हैं, चाहे वो सिर से लेके पैर तक के हर एक चीज़ों को बारीक हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। उसके स्पेशलिस्ट बढ़ रहे हैं। जब स्पेशलिस्ट बढ़ रहे हैं, इजीली एसेसिबल है। आपके मोहल्ले में, शहर में बहुत लोग बढ़ गए, पर ढूंढना पड़ता था, अच्छा वहाँ जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स की संख्या और एजुकेटेड मीन्स की जो कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स भी बढ़ रहे हैं। तो चीज़ें पकड़ में आ रही हैं। फार्मास्यूटिकल में काम हो रहा है। बड़ी बड़ी जो बाहर की कंपनियां हैं या अपने देश में भी जो कंपनियां हैं, फाइनेंशियली उनको सिक्योर हो पा रहे हैं, उस पर रिसर्च कर पा रहे हैं। और बहुत सारी दवाइयाँ तो इसलिए महंगी होती हैं कि उसमें रिसर्च में अच्छा खासा पैसा लगता है। अच्छा, ये बाहर बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ पे, उनको रिसर्च के पैसे मिलते हैं, वो आसानी से सालों साल 10-10 साल 15-15 साल काम करके रिसर्च करके प्रोडक्ट ला पाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है रिसर्च की, इसलिए उतने अच्छे रिसर्च हो के आउटकम नहीं आ पा रहे हैं। इसमें भी थोड़ा सा अगर जो कारपोरेट्स सहयोग करें, गवर्नमेंट सहयोग करे तो रिसर्च तो हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पोटेंशियल है, हमारे यहाँ मरीज है। हमारे यहाँ इतने मरीज है कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़े कर देंगे और हमारे यहाँ मरीज तो हमारे यहाँ जो ट्रायल किए जा सकते हैं, जो हमारे यहाँ अच्छी मेडिसिन लाई जा सकती हैं, वो नहीं हो रही, ठीक है ना। वो इसलिए नहीं हो पा रही है कि हम फाइनेंशियली थोड़ा कमजोर नहीं देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे इतना समय दिया, इतनी बातचीत की। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, और आपने पूरी बातचीत सुनी। आपको बहुत जागरूकता मिली होगी और समझ में आया होगा कि अगर नाक, कान, गला, कैंसर, ये सब चीज़ें जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चीज़ों को लापरवाही से मत लीजिए। अगर 15-20 दिन तक खांसी आ रही है तो डॉक्टर से संपर्क करिए, अपने नज़दीकी जगह जाइए, पूछिए कि समस्या है क्या, खुद इलाज करने मत बैठ जाइए। कैसी लगी बातचीत? नीचे डॉक्टर साहब का मेल आईडी है, आप इस मेल आईडी पे आप बता सकते हैं कि आपको बातचीत कैसी लगी। डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगा। शुक्रिया, थैंक यू।